हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः डीपीएस गौतम क्लासेज में हम लोग वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। स्टूडेंट्स, अभी आपने वास्तविक संख्याएं नामक चैप्टर में पीछे के वीडियोज़ में आपने देखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, गुणनखंड वृक्ष और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय और उसके आधार पर दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF तथा LCM ज्ञात करने का तरीका। इन टॉपिक्स को लेकर के हमने आपको विभिन्न अभ्यास प्रश्न भी कराए हैं, उसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने का प्रयास किया है। इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण, ये सब कक्षा 9 में आपने देखा है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या का प्रयोग पढ़ेंगे आप और इसके प्रयोग में इसके गुणधर्म को आप देखेंगे और वो गुणधर्म देखने में हम ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि दी गई अपरिमेय संख्या जो है वो परिमेय है या कोई संख्या जो दी गई है वो परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसके तहत हम पहला प्रश्न आपको बताते हैं। करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें। यह एक प्रश्न है कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो पहले एक बार फिर से हम कक्षा 9 की उस परिभाषा को जो कक्षा 9 में आपने पढ़ा था उसके बार फिर से रिपीट करना चाहते हैं, जिससे कि आप उसे याद कर सकें, स्मरण में ला सकें। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में आपको बताया गया था कि वे सभी संख्याएं जिन्हें आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय कहलाती हैं, अर्थात P/Q के रूप में लिख सकें वो परिमेय कहलाती हैं। और इसीलिए जितने भी पूर्णांक होते हैं और जितने भी भिन्न संख्याएं होती हैं वो सब की सब परिमेय कहलाती हैं। और जिन संख्याओं को आप P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस आधार पर हम चलेंगे और ऐसे जो सवाल आते हैं, जो प्रश्न आते हैं, वो किसी फार्मूला पर आधारित नहीं होते हैं। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं बताया जा सकता है कि जिसको आप सूत्र को याद करके और उसके आधार पर सवाल को हल करें। यह लॉजिक है और लॉजिक के आधार पर इसको साबित करना है। लॉजिक हम यहाँ ये लेकर के चलेंगे, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं कि करणी में 5 अपरिमेय संख्या नहीं है, और अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और अगर वो परिमेय संख्या होगी तो क्या होगी? एक भिन्न होगी। और अगर भिन्न है, परिमेय है, पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, तो यहाँ हम उसको भिन्न मानकर चलेंगे। तो किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग भी करें तो वो उसका वर्ग भी परिमेय होना चाहिए। तो इस तरह की लॉजिक को लेकर के हम चलेंगे और इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। आप इसे ध्यान से वॉच करें, देखें। सबसे पहले हम मानेंगे कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे तो मान लिया कि यह एक भिन्न के रूप में है, यानी करणी में 5 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q धन पूर्णांक हैं और परस्पर अभाज्य हैं तथा Q इज ग्रेटर देन 1। कहने का मतलब यह है कि P और Q धन पूर्णांक तो है ही हैं, साथ ही साथ P और Q परस्पर अभाज्य हैं, यानी इनके बीच कोई भी सार्वभाजक नहीं है, कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो उभयनिष्ठ हो। और Q इज ग्रेटर देन 1, तो जब किसी भी संख्या का हर
एक से बड़ा हो जाए तो वो भिन्न संख्या हो जाती है। कहने का मतलब करनी में 5 बराबर P/Q एक भिन्न संख्या है, ये मान लिया गया है। अब यहाँ देखिए, इसे आप जो पढ़ेंगे तो ये करणीगत 5 है और करणी घात यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी, इसका मतलब 2 है, वर्गमूल पढ़ेंगे उसे। तो जब जितनी करणी घात होती है उतना ही घात दोनों पक्षों का कर दिया जाता है इस सवाल को हल करने में। तो हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो करनी में 5 का वर्ग यानी करनी हट जाएगी और आएगा P²/Q²। अब यहाँ Q² है तो एक Q से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, यानी दोनों पक्षों में Q से गुणा करने पर, तो Q से गुणा करेंगे तो आएगा 5Q = P²/Q। क्योंकि जब Q से गुणा करेंगे तो नीचे जो Q² है, एक Q से एक Q जो है अपने आप कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, एक Q बचेगा। तो 5Q = P²/Q। अब यहाँ पर देखिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड में P²/Q है और राइट हैंड साइड में, तो आप पहले 5Q को देखिए। 5 भी पूर्णांक है, चूंकि 5 और Q धन पूर्णांक हैं, इसलिए 5Q भी धन पूर्णांक होगा। जबकि P²/Q एक भिन्न संख्या है। क्यों भिन्न संख्या है? क्योंकि ऊपर देखिए यहाँ लिखा है कि P और Q परस्पर अभाज्य गुणनखंड है, धन पूर्णांक है और Q > 1 है। तो इस वजह से P/Q भिन्न होगा तो P² भी भिन्न हो जाएगा। और यहाँ आ क्या रहा है कि 5Q बराबर है P²/Q के। तो ये कैसे संभव है कि एक पूर्णांक संख्या एक भिन्न संख्या के बराबर हो? ये संभव ही नहीं हो सकता है। ये संभव तब होगा कि जब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में या तो भिन्न संख्या आए या दोनों में पूर्णांक संख्या आए। लेकिन यहाँ पर आ क्या रहा है कि एक तरफ 5Q पूर्णांक है, दूसरी तरफ P²/Q भिन्न है। इसका मतलब कि यह एक विरोधाभास है, अर्थात 5Q = P²/Q इज नॉट इक्वल टू। तो हम कह सकते हैं कि यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है। इधर लिखते हैं, इसलिए 5Q इज नॉट इक्वल टू P²/Q। और अगर ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ लगाने पर बराबर आया था, जबकि लॉजिक के हिसाब से इसे बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो हम लोगों ने माना है वो गलत है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है। हमने क्या माना था? हमने माना था कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए करनी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमारा मानना गलत हो चुका है। और अगर वो करनी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? इसलिए करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये सवाल हल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। इसे आप इस तरह से कर सकते हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं, आप उसे ध्यान से सुन लें। ऐसे प्रश्न को जब भी हल करना हो तो जिसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है उसे आप परिमेय संख्या मान लीजिए, और परिमेय संख्या मानेंगे तो भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए P/Q ले लीजिए। P/Q लेने के बाद करणी घात देख लीजिए। करणी घात यहाँ 2 था, इसलिए दोनों पक्षों में वर्ग किया। 3 रहता तो 3 घात करते, 4 रहता तो 4, 5 रहता तो 5 घात करते। और करने के बाद
उसमें यहाँ जो संख्या दी है, जैसे क्यू दी है, एक घात कम करके उसको गुणा कर लीजिए। यहाँ क्यू स्क्वायर है तो एक घात कम करके दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद आप देखिए कि एक साइड में जो गुणनफल जैसे तो 5 क्यूब मिला, तो उसमें देखेंगे कि एक तरफ जो है आपको पूर्णांक संख्या दिख रही होगी, दूसरी तरफ जो है भिन्न संख्या दिखेगी। और पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात ये विरोधाभास हो जाएगा। इसलिए अगली लाइन में आप कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। और जब बराबर नहीं है इसका मतलब हमारा मानना गलत है, और हमारा मानना अगर क्या है कि यह परिमेय संख्या है, तो वह क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। अब परिमेय संख्या नहीं होगी तो अपरिमेय संख्या होगी। इस लॉजिक पर जब आप चलेंगे तो ऐसे दिए गए किसी भी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है कर्णी घात 3 कर्णी घात 7, और इसको भी सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसको हल करेंगे। अभी इस प्रश्न के जस्ट पहले हमने आपको करणी में 5 अपरिमेय संख्या है सिद्ध करके बताया है, लेकिन वहाँ आपने देखा है कि करणी में 5 यानी कि कर्णीगत 5 है और कर्णी घात 2 है। यहाँ थोड़ा सा अंतर आया है कि यहाँ कर्णीगत 7 है लेकिन कर्णी घात 3 आ चुका है। तो इसको हम देख करके चलेंगे, और इसीलिए हमने इस प्रश्न का चयन किया है कि आपको बताया जाए कि कर्णी घात 2 से अधिक आएगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। और इस सवाल के करने के बाद आपके समझ में आ जाएगा कि ये 3 के बजाय 5 भी हो जाएगा कर्णी घात, तो भी आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। प्रोसेस कुछ जो है सेम वही रहेगा, लॉजिक वही रहेगी कि हम दी गई अपरिमेय संख्या को पहले परिमेय संख्या मान लें और उसे एक भिन्न के रूप में रख करके आगे बढ़ें। तो हल करने के लिए हम पहले मानते हैं कि माना कर्णी घात 3 कर्णी घात 7 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको जब अपरिमेय संख्या हमने मान लिया तो इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। इसलिए माना कर्णी घात 3 कर्णी घात 7 इक्वल टू पी बटा क्यू। और इस पी बटे क्यू को परिभाषित करना हर सवाल में ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर परिभाषित आप नहीं करोगे तो ये पता नहीं होगा कि क्यू की वैल्यू यहाँ पर 1 है या 1 से बड़ी है। क्योंकि अगर 1 हो गई तो फिर ये पी बटा क्यू भिन्न नहीं रह जाएगा, इसका भिन्न रहना जरूरी है। तो यहाँ हम इसको परिभाषित करेंगे तो लिख देंगे, हर बार इसको परिभाषित आप करेंगे जहाँ पी क्यू परस्पर अभाज्य धन पूर्णांक हैं। एक ही साथ हमने लिख दिया, अभाज्य धन पूर्णांक हैं, और q इज ग्रेटर देन 1। तो q को हमने 1 से बड़ा भी बता दिया। अलग अलग ये अंश और हर अलग अलग अगर देखेंगे आप तो पूर्णांक हैं, लेकिन अंश बटा हर के रूप में देखेंगे तो q इज ग्रेटर देन 1 होने के कारण p बटा q एक भिन्न संख्या हो जाएगी। चाहे तो आप उसे भी यहाँ भी लिख सकते हैं, अर्थात p बटे q एक भिन्न संख्या है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आप देखेंगे कर्णी घात कितना है, 3 है। तो कर्णी घात 3 होने के कारण दोनों पक्षों का घन करेंगे आप, दोनों पक्षों का घन यानी 3 घात करने पर, घन करने पर जब हम लोग घन करेंगे इसको तो यहाँ से कर्णी हट जाएगी, यहाँ मिलेगा 7 और इधर हो जाएगा p की पावर 3 q की पावर 3। अब यहाँ जो इसका हर मिला है, इसकी जो पावर है उससे एक पावर कम करके जो आपको मिलेगा उसी से हम दोनों तरफ जो पूर्णांक मिलेगा उसे दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। तो q की पावर 3 से 1 अगर माइनस कर लें घात को तो q की पावर 2 मिलेगी, और q की पावर 2 से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। उसे भी आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में q की पावर 2 से गुणा करने पर। हाँ स्टूडेंट, जरा पहली लाइन में ध्यान देना। माना कर्णी घात 3 कर्णी घात 7 एक परिमेय संख्या है। गलती से यहाँ अपरिमेय लिख गया है,
तो इसे आप जो है परिमेय मानकर चलेंगे। पहले भी हमने बताया था, वो लिखते वक्त थोड़ी सी चूक हुई है, तो इसे आप संशोधित कर लेंगे। संशोधित करके आप देखेंगे, पहले भी हमने बताया था कि जो दिया होगा उसको परिमेय मान के लगाया जाएगा। तो ये परिमेय संख्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो दोनों पक्षों में क्यू स्क्वायर से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 7q स्क्वायर बराबर PQ बटा Q, क्योंकि जब 2 घात से गुणा करेंगे तो 3 घात से 2 घात हट जाएगी, 1 घात बचेगा। अब इसके बाद लॉजिक देखिए, ये चूंकि 7 और Q पूर्णांक संख्या हैं, ये दोनों अलग अलग पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्या हैं, इसलिए 7q स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का गुणा किया जाए या पूर्णांक संख्या के वर्ग में किसी पूर्णांक संख्या से गुणा किया जाए तो उसका गुणनफल पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। ये आपको अच्छी तरह से पता है। इसी तरह से दूसरे पक्ष में आप देखेंगे तो P, Q और Q पूर्णांक हैं, परंतु Q इज ग्रेटर देन 1। तो जब हर एक से बड़ा हो गया तो क्या होगा कि P की पावर 3 बटा Q एक भिन्न होगी, एक भिन्न होगी। इसलिए फिर वही बात आ जाएगी कि किसी पूर्णांक संख्या के बराबर कोई भिन्न संख्या नहीं हो सकती है। परंतु जो सवाल हम लोगों ने हल किया इसको परिमेय संख्या मान करके, तो हल करते वक्त लास्ट में क्या आया कि 7q स्क्वायर बराबर है P की पावर 3 बटे Q के, यानी कि एक पूर्णांक बराबर आ रहा है एक भिन्न के। ये संभव नहीं है। इसका मतलब कि यह एक विरोधाभास है और जो कुछ भी हम लोग मानकर चले हैं वो गलत रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए 7q स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू P की पावर 3 बटा Q। इसलिए हमारा मानना गलत है। और हमारा मानना क्या था कि कर्णी घात 3 कर्णी घात 7 एक परिमेय संख्या है, और वो गलत हो गया मानना, यानी परिमेय संख्या नहीं है। और अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, कर्णी घात 3 कर्णी घात 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल इस तरह से सिद्ध करते हैं। एक बार फिर आप देख लीजिए। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको देखना होगा कि जो संख्या दी गई है अपरिमेय साबित करने के लिए, उस संख्या का कर्णी घात कितना है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कर्णी घात जितना होगा उतनी ही घात दोनों पक्षों में किया जाएगा, यानी उतनी बार उसका उसमें गुणा करेंगे आप, जिससे कि वो कर्णी हट सके। और दोनों पक्षों में जब गुणा कर लेंगे तो डिनोमिनेटर जो आएगा, उसका जो हर आएगा, उसकी घात देख करके उससे 1 माइनस कर लीजिए और जितना बचे उससे दोनों घातों में गुणा कर दीजिए। तो अगली बार जो आपको मिलेगा उसके नीचे Q की एक घात मिल जाएगी, और फिर उसे लॉजिक के द्वारा आप साबित करेंगे कि एक तरफ पूर्णांक है दूसरी तरफ भिन्न है, और इसलिए वो बराबर नहीं हो सकता है। अब बराबर नहीं हो सकता इसका मतलब हमारा मानना गलत है। और हमारा मानना क्या होगा, हमारा मानना ये होगा कि वो परिमेय संख्या है, अर्थात वो परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी। तो कहने का अर्थ है कि लगाने का तरीका एक ही रहेगा, केवल परिवर्तन कहाँ आएगा सवालों में कि कर्णीगत कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ 7 लिखा है, 7 की जगह यहाँ 11 भी लिया जा सकता है, कुछ भी लिया जा सकता है। ऐसे ही एक कर्णी घात बदल जाएगा, 2 की जगह 3 हो गया, 3 की जगह 5 हो सकता है, और भी इस तरह की संख्याएं आ सकती हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का यही एक तरीका है। इस तरह से आप इसका अभ्यास करें अपनी किताब से देख करके, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फिर उसको हम अगले वीडियोज में आपको समाहित करेंगे। अब हम इस प्रश्न से
आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और इसको आगे का प्रश्न। तो अब छात्रों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या पर ही अभी हम क्वेश्चन करेंगे। अभी तक आप जो है एक संख्या लेकर के अपरिमेय सिद्ध कर रहे थे। अब दो संख्याओं का योगफल या दो संख्याओं का घटाने के रूप में, सब्सट्रैक्शन के रूप में आएगा, तो उसको अपरिमेय आप कैसे सिद्ध करेंगे, इस पर भी हम आपको एक आध क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। जैसे कि अगला प्रश्न है, सिद्ध करें कि 5 - 2 करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हल देखिए कैसे होगा। अब इसके हल को आप दो तरह से लगा सकते हैं। अभी जो हमने आपको एक तरीका इसके पहले बताया कि संख्या को P/Q के रूप में मान करके आप हल करिए, भिन्न के रूप में लेकर हल करिए, लॉजिक से चलिए, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका भी इसका हो सकता है कि कुछ आधारभूत प्रमेय होती हैं हर चीज़ के लिए। जैसे परिमेय संख्या के लिए प्रमेय हैं, प्रमेय संख्या के पास्टुलेट्स हैं, उसकी जो है आधारभूत अपग्रहितियाँ हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। उसमें क्या है कि कोई भी परिमेय संख्या है तो उसमें अगर दूसरी परिमेय संख्या आप जोड़ते हैं तो योगफल परिमेय प्राप्त होगा। किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से अगर भागफल करते हैं तो वो भी परिमेय प्राप्त होगा। किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग भी परिमेय प्राप्त होगा। तो इस तरह की जो अपग्रहितियाँ होती हैं उनको लेकर के हम लोग चलेंगे। तो एक तरीका वो हो सकता है हल करने का। और दूसरा, इसके पहले हम बता चुके हैं कि उसको भिन्न के रूप में P/Q के रूप में मान लीजिए, परिमेय संख्या मान लीजिए और लॉजिक के द्वारा तय करिए। तो हम यहाँ पर आपको दोनों तरीका हल करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम देखिए करते हैं कैसे। और यह चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि जो भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी होगी उसे पहले हम मानेंगे कि ये परिमेय है। ये तो हर बार आपको करना है। तो यहाँ भी आप मान लेंगे, माना 5 - 2 करने में 3 परिमेय संख्या है, ये आपने मान लिया। अब ये जब परिमेय है तो हम कह सकते हैं, इसलिए चूंकि फार्मूले के रूप में पहले लिख लेते हैं, चूंकि परिमेय संख्या का वर्ग भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। यह सत्य है कि परिमेय संख्या का जब भी वर्ग करेंगे आप तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, जबकि अपरिमेय संख्या के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्या का वर्ग कभी परिमेय भी हो जाता है, कभी अपरिमेय भी हो जाता है। इसलिए दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि उसका वर्ग परिमेय भी आएगा, लेकिन परिमेय संख्या का वर्ग हमेशा परिमेय आएगा। तो इसको हम प्रयोग करेंगे और यह जो 5 - 2 करने में 3 को हमने परिमेय माना है तो इसका वर्ग करेंगे, यानी 5 - 2 करने में 3 का वर्ग करेंगे। अब वर्ग करके देखते हैं क्या इसका वर्ग परिमेय आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 5 - 2 करने में 3 का वर्ग करेंगे और इसके लिए आपको a - b का होल स्क्वायर, जो बीजगणित में आपने पढ़ा है, इसके पहले कक्षा 9 में, 6 में, 7 में, 8 में आपने पढ़ा है उसको, जिसका फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो उस फार्मूले पर हम लोग रखने का इसको प्रयास करेंगे। a की जगह 5 को लेंगे और b की जगह 2 करने में 3 होगा। तो a² यानी 5 का वर्ग प्लस b² यानी 2 करने में 3 का वर्ग माइनस 2ab यानी 2 × 5 × 2 करने में 3। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो 5 का वर्ग होगा 25 और 2 करने में 3 का वर्ग, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और करने में 3 का वर्ग 3, तो 4 × 3 यानी 12 हो जाएगा। ये हो गया। माइनस 2 का 2 में गुणा करिए 4, 5 में गुणा करिए 20 यानी 20 करने में 3। तो इस प्रकार 25 में 12 आप जोड़ देंगे तो आएगा 37 - 20 करने में 3।
आपने क्या देखा कि यह फिर जो है एक परिमेय संख्या और एक परिमेय अपरिमेय का गुणनफल, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय आता है, यानी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटाना है। तो जब परिमेय से अपरिमेय घटाएंगे तो वो भी अपरिमेय आएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब इसका हम लोगों ने वर्ग किया परिमेय मान करके, तो उसका वर्ग परिमेय नहीं प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है? अपरिमेय है। तो यहाँ लिखेंगे जो कि अपरिमेय है, और इधर परिमेय संख्या मानकर आपने वर्ग किया, तो ये फिर विरोधाभास हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। और जब हमारा मानना गलत हो गया तो क्या होना चाहिए? इसका मतलब 5 - 2 करनी में 3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। एक तरीका ये है सिद्ध करने का। इस लॉजिक से आप चलेंगे तो ऐसे भी सवालों को हल कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। अब इसका आप दूसरा तरीका देखिए, जो इस साइड में हम लिख रहे हैं, दूसरी विधि, चाहे अन्य विधि जो भी कह लीजिए आप, ये आपके ऊपर है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में किसी एक ही विधि से सवाल लगाइएगा, वहाँ दोनों विधि लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये गलती ना करिएगा, अन्यथा मार्क्स उतने ही मिलेंगे और टाइम आपका डबल वेस्ट होगा। तो दूसरी विधि देखिए, यहाँ भी सबसे पहले वही लाइन आपको लेना है कि माना 5 - 2 करनी में 3 परिमेय संख्या है। पहले आप परिमेय संख्या मान लीजिए, और जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसे 5 - 2 करनी में 3 बराबर P/Q ले लेंगे। अब यहाँ जब P/Q ले लिया आप, तो P और Q दोनों पूर्णांक हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि P/Q को इधर लाएंगे, 2 करनी में 3 को उधर कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 5 - P/Q बराबर 2 करनी में 3। इसको फिर एक बार ऐसे लिख दें, 2 करनी में 3 बराबर, और इसको गुणा भाग कर लें तो 5Q - P/Q, और 2 से भाग दे दें तो आएगा करनी में 3 बराबर 5Q - P/2Q। अब ये चीज़ आ चुकी। अब इसमें आप देखिए, जो इसका ये राइट हैंड साइड आया है 5Q - P/2Q, इसमें आप कह सकते हैं कि चूँकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए 5Q - P/2Q भी पूर्णांक होगा। या इसे पूर्णांक करने के बजाय आप परिमेय कह सकते हैं। (5Q - P/2Q) परिमेय होगा, परंतु यह स्पष्ट है कि करनी में 3 क्या है? अपरिमेय है। इसलिए करनी में 3 इज नॉट इक्वल टू 5Q - P/2Q। इसलिए 5 - 2 करनी में 3 क्या होगा? अपरिमेय होगा। इस तरह के लॉजिक से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। यहाँ भी चीज़ वही है कि इस संख्या को पहले परिमेय मान लीजिए, परिमेय मानेंगे तो भिन्न के रूप में लिखना होगा, और भिन्न के रूप में लिखने के बाद उसके जो परिमेय अंक हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। जैसे P/Q परिमेय अंक है, 5 भी परिमेय है, इसको उधर आपने कर लिया, और 2 करने में 3 को इसी साइड में हमने छोड़ा। इसमें भी परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल है, इसलिए यहाँ से परिमेय संख्या को भाग दे करके यहाँ से हटा करके पक्षांतर किया तो इधर चला गया।
अब इस 5 - 2 करनी में 3 = p/q में जितनी भी संख्याएं परिमेय थी उन सबको हमने एक जगह कर लिया और अपरिमेय वाले पार्ट को एक तरफ छोड़ दिया। अब ये जो है आप स्पष्ट देख रहे हैं, परिमेय संख्या से परिमेय घटा करके और फिर उसमें परिमेय संख्या का भागफल करें तो भागफल क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। इसलिए लास्ट में देखिए हमने लिखा है 5q - p/2q परिमेय होगा। जबकि करनी में 3 सिद्ध है कि अपरिमेय है, आप इसके पहले सिद्ध भी कर चुके हैं। तो किसी भी परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए हमारा मानना गलत है। चाहे तो यहाँ बीच में आप लिख सकते हैं कि इसलिए हमारा मानना गलत है। और हमारा मानना क्या था कि ये परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी। तो ये तरीका है सवाल को लगाने का और इस तरह से आप हल करेंगे। ऐसे और भी प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करिए। आप टेक्स्ट बुक जिस राइटर का फॉलो करना चाहें फॉलो करें। NCERT की टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब्ड है आपके लिए और NCERT का सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है। उसी सिलेबस पर आधारित हम आपको सवाल दे रहे हैं, प्रश्न दे रहे हैं, थियरीज दे रहे हैं। और आगे अभी और इस चैप्टर में 2-3 वीडियो हम आपको देंगे, जिसमें जैसे अशांत दशमलव बताना है, शांत दशमलव बताना है, पुनरावर्ती संख्या के बारे में बताना है। तो ऐसी कई चीज़ों को अभी बताना बाकी है, जिस पर आगे हम आपको 2-3 वीडियो और देंगे। और हर चैप्टर के लास्ट में हमारी कोशिश है कि यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित एक मॉडल प्रश्न पत्र कह लीजिए, चाहे मॉडल अभ्यास प्रश्नमाला कह लीजिए, इस तरह का हम दे करके आपको कोशिश करेंगे कि ये भी आपके दिमाग में लाया जाए, आपको अभ्यास करा दिया जाए, आपके दिमाग में बैठा दिया जाए कि किस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इस चैप्टर का जो अंतिम वीडियो होगा वो हमारा उस अभ्यास पुस्तिका के रूप में होगा और ये चैप्टर पूरा होगा। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल को लगातार अनवरत कंटिन्यूअस अगर आप देखते रहेंगे तो निश्चित है कि बोर्ड परीक्षा से पहले जितना भी कंटेंट आपके लिए निर्धारित किया गया है वह पूरी तरह से आपको पढ़ा दिया जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा और उस पर भरपूर अभ्यास करा दिया जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि फरवरी के लास्ट तक पूरा आपका कोर्स पूरा कर दिया जाए। भले ही यह चैनल थोड़ा देर से लॉन्च हुआ है, लेकिन अपने उद्देश्यों को पाने में सफल होगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। और आपसे अपेक्षा है कि आप इसे मन लगाकर पढ़ें, अपने कमेंट्स दें, शेयर करें, इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को इसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और इसी के साथ फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।